पश्चिम बंगाल के श्री अर्णब घोष जी की पुनर्विचार याचिका जो कि रजिस्ट्रार लेवल पर कैंसिल कर दी गई थी सितंबर 2023 में, उसके अगेंस्ट में उसको चैलेंज करते हुए एक और पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिस पर पहले सुनवाई हुई, जिसको स्पेशल बेंच में शिफ्ट करने के लिए ऑनरेबल जस्टिस ने रजिस्ट्रार के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास केस को ट्रांसफर किया था, जिसके बाद से इसे एक स्पेशल बेंच बैठी थी जो कि 11 अगस्त 2023 को जजमेंट डिलीवर किए थे बीएड की एलिजिबिलिटी के संदर्भ में। उसी बेंच के द्वारा आज मामले की सुनवाई हुई है। मामला सुन करके कंप्लीट हो चुका है। क्या कुछ हुआ इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया साइट पर बहुत खबरें चल रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि 2018 से ही फैसला लागू होगा। उस कंडीशन में जो ऑलरेडी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या उसमें से बीएड अभ्यर्थी बाहर किए जाएंगे? ऐसी तमाम खबरें जो सोशल मीडिया साइट पर चल रही हैं, इस वीडियो को देखने के बाद से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बीएड की तरफ से एडवोकेट उपस्थित थे उसमें दो बड़े चेहरे थे। पहला श्री प्रशांत भूषण और दूसरा श्री अभिषेक मनु सिंघवी। और डीएलएड की तरफ से जो बड़े चेहरे थे वो मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी बहस चल रही थी। सबसे पहले जो श्री प्रशांत भूषण सर हैं, उन्होंने बीएड की तरफ से ये पक्ष रखा कि सर जो मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस को वो बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है, वहाँ पर जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको अगर प्रायोरिटी दे करके या फिर सारे डीएलएड कैंडिडेट को चयनित कर भी लिया जाए तो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो एडवर्टाइज की गई थी उसमें से बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड कर रखे हैं प्लस टेट कर रखे हैं प्लस ब्रिज कोर्स करके वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए लिबर्टी दी जाए। फैसला जो 11 अगस्त को जारी किया गया था उसमें लिबर्टी दी जाए जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं। इसमें जो आप देखेंगे श्री सुधांशु धूलिया जी थे, उन्होंने उनसे कई क्रॉस क्वेश्चन पूछा। उन्होंने ये पूछा कि क्या ये केवल एक तरीके से अपॉइंटमेंट के लिए है, मतलब कि एक तरीके से रोजगार के लिए है, एक तरीके से नौकरी के लिए है? तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि बीएड को शामिल करने से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो कि आरटी एक्ट 2009 में मेंशन किया गया है आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत, कि जो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि डीएलएड के पास है, बीएड के पास नहीं है। ये ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, श्री सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि ये नौकरी देने की बात नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग की बात है, जो कि डीएलएड के पास है, बीएड के पास नहीं है। और उसके बाद से श्री प्रशांत भूषण सर थे, उन्होंने मामले को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि ब्रिज कोर्स करने के बाद से जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। उस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया कि ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ कोई नहीं होती है, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। उसके बाद जब मामला बिगड़ता हुआ देखा श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, तो उन्होंने कमान संभाला और उन्होंने बीएड की तरफ से ये कहा कि सर ये जो पूरा मामला है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, इस मामले को लेकर के है। उसके बाद से श्री अनिरुद्ध बोस जी जो थे, जो बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने ये इस पर सहमति जताई और उस पर कहीं ना कहीं दोनों जो श्री अभिषेक सिंघवी जी हैं और जो ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने सहमति जताई कि ये रेट्रोस्पेक्टिव मामले को लेकर के ही है कि ये फैसला कब से लागू होगा। उसके बाद से जो श्री अभिषेक सर थे, जो बीएड की तरफ से वकील थे, अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि यह फैसला 2023 में दिया गया कि बीएड पात्र नहीं होगा। 2010 से, जब से आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और एलिजिबिलिटी जब एनसीटी के द्वारा तय की गई 23 अगस्त 2010 को, उसके बाद से 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट 5 राज्यों को मिला करके बीएड कैंडिडेट सर्विस दे रहे हैं प्राइमरी में, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, इसके अलावा उन्होंने बिहार का जिक्र किया, इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया। तो ये सभी राज्यों को मिलाकर के उन्होंने आंकड़े बताए कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा बीएड कैंडिडेट 2010 से अपॉइंटेड हैं। और तो फिर इस पर जो जस्टिस थे श्री सुधांशु धूलिया जी ने, उन्होंने ये कहा कि आप इसके अगेंस्ट में केस फाइल करिए। उन्होंने कहा हम इसके अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे कि इनको कैसे 2010 से बीएड होते हुए इनको शामिल किया गया। देखिए, यहाँ पर चीज़ें जब क्लेरिफाई नहीं होती हैं तब ये सब चीज़ें गलत डायरेक्शन में जाती हैं। श्री अभिषेक सिंघवी जी ने जो मामला रखा कि 2010 से 1 लाख से ज़्यादा बीएड कैंडिडेट सर्विस में है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने उस बैकग्राउंड को नहीं समझा कि वो कैसे हैं। इसका जवाब आप अगर आरटी एक्ट 2009 पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। आरटी एक्ट
2009 के धारा 23 में उपधारा 1 जो है वो जो आपकी एकेडमिक अथॉरिटी है यानी एनसीटी, उसको इंपावर करती है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकता है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी वो समय समय पर संशोधित कर सकता है एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिश के आधार पर। और जो आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 है उसमें केंद्र सरकार को इंपावर किया गया है कि अगर राज्य केंद्र को ये रिपोर्ट करती है कि हमारे यहाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि एनसीटी ने 23(1) के अंतर्गत तय किया है, अगर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है या फिर पर्याप्त नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेकर के अधिकतम 5 वर्षों तक उस पर्टिकुलर राज्य में, ध्यान से सुनिए, उस पर्टिकुलर राज्य में अधिकतम 5 वर्षों तक मिनिमम एलिजिबिलिटी में ढिलाई बरत सकती है और बीएड को अलाउ कर सकती है या फिर इससे भी नीचे लोअर डाउन कर सकती है मिनिमम एलिजिबिलिटी को। लेकिन इन 5 वर्षों में उस राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने यहां जो 23(1) के अंतर्गत जो एनसीटी ने मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर रखी है जो कि डीएलएड, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। अब आते हैं जो श्री अभिषेक सिंघवी जी ने कहा कि 2010 से 1 लाख से ज्यादा बीएड कैंडिडेट वर्किंग है तो उनके खिलाफ भी केस फाइल होगा। देखिए, उनके खिलाफ केस फाइल होकर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आरटी एक्ट में बातें पहले से प्रावधानित है। उत्तर प्रदेश की 72,825 जो वैकेंसी थी जो 2011 में विज्ञापित की गई पहले मायावती सरकार में, उसके बाद से सरकार बदल जाती है और सपा की सरकार आ जाती है और उन्होंने 72,825 की भर्ती 2012 से ये प्रक्रिया शुरू होती है नए सरकार के साथ। तो वो जो भर्ती हुई है उस समय डीएलएड की संख्या कम थी। केंद्र सरकार की मदद से आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 का सहारा लेते हुए अधिकतम 5 वर्षों के लिए बीएड को अलाउ किया गया उत्तर प्रदेश में। उसके तहत उसको अलाउ किया गया है 2010 के बाद से। ऐसा नहीं है कि वो बिना गजट नोटिफिकेशन के या फिर ऐसे ही अलाउ कर दिया गया। उसका प्रावधान आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में मेंशन किया गया, जो कि नहीं उन्होंने सही से डिफाइन कर पाया या फिर हो सकता है वो समझ नहीं पाए होंगे। इस वजह से वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि 2010 से पहले भी बीएड कैंडिडेट चयनित हैं। 2010 से पहले भी बीएड होते थे क्योंकि उस समय तक मिनिमम एलिजिबिलिटी एनसीटी ने तय ही नहीं की थी। इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो जब आरटी एक्ट लागू होता है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू होता है, आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है तो इसे प्रभावी किया जाता है 1 अप्रैल 2010 से, जिसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी तय होती है 23 अगस्त 2010 को एनसीटी के माध्यम से, और उसके बाद चीजें तय होती हैं। और उस समय तक कई राज्यों में, स्पेशली जब बिहार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 72,825 की जब आप बात करते हैं तो इसमें तो केवल बीएड को अलाउ किया गया था। आप बिहार का हाल समझ लीजिए, बिहार की हालत तो और बदतर थी। वहां पर बीएड बीटीसी तो छोड़िए, वहां पर ऐसे कैंडिडेट भी नहीं होते थे जो कि इंटर हो, ग्रेजुएशन हो सही से। इस वजह से वहां की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से एनसीटी के अप्रूवल के माध्यम से ऐसे प्राइमरी में ऐसे अभ्यर्थियों को अलाउ किया जो कि डीएलएड भी नहीं थे, बीएड भी नहीं थे, सिर्फ इंटर थे। ध्यान से समझिए, केवल इंटर थे। और टीजीटी पीजीटी में ऐसे और अपर प्राइमरी में ऐसे अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया जो कि केवल ग्रेजुएशन थे, बीएड नहीं थे वो। और इसके बाद से जब वो अपना चयनित हो जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है। अब जो 72,825 में अभ्यर्थी चयनित हुए, ऐसा थोड़ी है कि वो बीएड हैं चयनित हो गए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उनको स्पेशल ब्रिज कोर्स कराया गया। अब वो स्पेशल ब्रिज कोर्स क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि 2017 से 2019 के बीच में एनआईओएस को जो मान्यता दी गई थी, 22 सितंबर 2017 का अगर आप पत्र देखेंगे तो उसमें एनआईओएस से डीएलएड का भी जिक्र था और बीएड अभ्यर्थियों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स का भी जिक्र था। ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स इन सर्विस टीचर्स के लिए 72,825 वाले भर्ती में या फिर अन्य राज्यों में जो पहले से चयनित हुए थे उनके लिए ही था। तो वहां पर जो चीजें चल रही थी वो आरटी एक्ट के आधार पर चल रही थी, जो कि श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इस मामले को वो समझे ही नहीं कि ये मामला ऑलरेडी प्रावधानित है और उसका एक प्रॉपर चैनल है जिसके माध्यम से 72,825 या फिर 1 लाख से ज्यादा 2010 से अभी तक बीएड कैंडिडेट चयनित हुए हैं। लेकिन 2018 के बाद से जो बीएड चयनित हो रहे हैं वो धारा 23 के उपधारा 2 का प्रयोग करके नहीं हो रहे हैं, बल्कि एनसीटी ने 23(1) का प्रयोग करते हुए जो गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को लाया था उसके आधार पर हो रहे हैं। और वो गजट नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है, पहले जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो जो 2010 से अब तक चयनित हुए थे 2018 तक, वो मामला अलग है। वो 23(2) का प्रयोग करते हुए चयनित हो रहे हैं आरटी एक्ट के। और अभी जो मामला चल रहा है वो 23(1) के अंतर्गत एनसीटी ने जो गजट नोटिफिकेशन लाया है उसके आधार पर चयनित हो रहे थे। तो दोनों मामले अलग हैं और कहीं ना कहीं बीएड के एडवोकेट जो थे वो दोनों मामले को उलझाने की कोशिश की। और इसी पर जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि आप इसके अगेंस्ट केस करिए। इसके अगेंस्ट केस भी होता है तो ये बीएड वाले कैंडिडेट अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली काम करेंगे, क्योंकि देखिए 2018 के बाद वाला तो मैटर बिल्कुल क्लियर है और 2018 से 2010 का मैटर जो है वो
आरटी एक्ट 2009 में प्रावधानित है 23(2) के अंतर्गत, उसके तहत वो चीज़ें चल रही थी जो कि पूरी तरीके से संवैधानिक है। तो यहाँ पर जो बीएड की तरफ से वकील थे वो पूरे मामले को समझे ही नहीं थे और कहीं ना कहीं वो खुद कंफ्यूज थे कि वो बोल क्या रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर फंस गई बीएड के लिए, ठीक है। उसके बाद से एक और एडवोकेट थे बीएड की तरफ से, उन्होंने पूरे मामले को अच्छे से समझाया, उन्होंने ये चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की। इससे पहले जो बीटीसी की तरफ से वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने ये अवगत कराया कि ये पर्टिकुलर किसी एक राज्य का मैटर है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि जब श्री अभिषेक सिंघवी जी ने ये कहा कि ये 5 राज्यों में ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा 2010 से अभी तक बीएड कैंडिडेट सर्विस में हैं, तो जब मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने ये कहा कि ये पर्टिकुलर किसी राज्य का मैटर नहीं है, ये एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो है वो पूरे देश पर प्रभावी होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा आरटी एक्ट के संसद से कानून पास होने के बाद उसको दिया गया है। तो सीधे तौर पर यह समझिए कि ये केंद्र सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन जो कि इंपावर किया गया एनसीटी को, उसके माध्यम से जारी हुआ। तो जब ये सेंटर लेवल का नोटिफिकेशन क्वैश हुआ तो पर्टिकुलर किसी एक राज्य की तो बात होनी ही नहीं चाहिए, ये तो सभी राज्यों पर लागू होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके बाद से जो बीएड की तरफ से एक और एडवोकेट थे, उन्होंने ये मामले को समझाने की कोशिश की और हैंडल करने की कोशिश की कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था, जोधपुर हाईकोर्ट का, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, दोनों जजमेंट में एक बात मेंशन की गई है कि जब तक कोई कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए सेट असाइड नहीं कर देता तब तक इसका लीगल पोजीशन बना रहता है और उस समय तक इसका पूरा एक तरीके से मिनिमम एलिजिबिलिटी जो बीएड उसमें शामिल था वो लीगल था। प्राइमरी में जस्टिस थे, उन्होंने भी सहमति जताई कि हाँ ये बातें हाई कोर्ट ने भी कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया था, यानी इसको लागू किया था। यानी कि जब तक कोई कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं देती है तब तक उसका लीगल पोजीशन था। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दी तब तक लीगल पोजीशन था, यानी कि अन्य राज्यों में जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं जब वो लीगल पोजीशन में था तो क्या वो पूरी तरीके से भर्ती सेफ हो गई या फिर उसे बीएड बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहां पर उन्होंने ये बातें कही कि ये जो पूरी याचिका है अर्नब घोष जी की, वह पहले से कंप्लीट हो चुकी भर्तियों के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ ऑन गोइंग भर्तियों के लिए है। तो सीधे तौर पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको तो इससे बाहर रख दीजिए। क्यों बाहर रख दीजिए? क्योंकि वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और बाकी की जो भर्तियां हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए और पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, वहाँ की जो भर्तियां हैं वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो वहाँ के लिए ये क्लेरिफिकेशन हो सकता है। पहले से जो कंप्लीट हो चुके हैं वो तो अलग तरीके से डिसाइड होगा। अलग तरीके से कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आपको ज्ञात होगा कि श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका के माध्यम से फिर से लिस्ट किया गया है। आई थिंक 22 तारीख को शायद सुनने के लिए लिस्ट किया गया है। तो वहां पर चीजें अलग से डिसाइड होंगी क्योंकि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ऑलरेडी चयनित हैं, ऑलरेडी भर्ती जो कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए यहां पर कुछ नहीं है। जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उसके लिए ये अर्नब घोष जी की याचिका है। जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, अब जो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए तो था नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मैटर नहीं चलेगा, वहां पर मैटर अलग तरीके से चलेगा। देखिए जब भी किसी केस को फाइल किया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ प्रेयर किया जाता है कि हम किस मुद्दे पर केस लड़ना चाहते हैं। अब उस मुद्दे से आप भटकेंगे तो कोर्ट भी कहती है कि आप अलग एसएलपी लेकर के आइए। एक से ज्यादा एसएलपी को अलग अलग मुद्दों को एक में मर्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 69,000 की जो भर्ती है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है तो वो मैटर अलग है, और अन्य राज्यों में जो भर्तियां चल रही हैं जो कि ऑनगोइंग है वो मैटर अलग है। दोनों को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। वही चीजों को लेकर के ऑनरेबल जस्टिस ने यहां पर हामी भरी है, यानी कि जो ऑलरेडी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भर्तियां ऑनगोइंग है उससे इसका लेना देना है। लेकिन 69,000 की भर्ती अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुई है, वो श्री गुड्डू सिंह जी की जो याचिका है उससे डिसाइड होगी। जो बीएड की तरफ से वकील थे वो इस मामले में लिबर्टी मांग रहे थे कि जैसे ये पूरा एक समय ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऑनलाइन जब आप हियरिंग सुने होंगे तो कई बार वॉइस जो थी वो चली जा रही थी। जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उनमें कुछ वॉइस की इशू थी जिसकी वजह से पूरी हियरिंग सही से सुनाई नहीं दी है। जब पूरा जजमेंट आएगा तभी आपको और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन ये तो तय है कि जो बीएड की तरफ से याचिका थी उसमें कहीं ना कहीं ऑनरेबल जस्टिस जो थे, जो दोनों जस्टिस थे, वो सेटिस्फाई नहीं दिख रहे थे और कहीं ना कहीं केस खारिज करने की तरफ मामला बढ़ रहा था। हालांकि जो बीएड की तरफ से वकील थे वो लिबर्टी की मांग कर रहे थे
की लिबर्टी दे दिया जाए। हो सकता है कि एक और डेट फाइनल की जाए, अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है क्योंकि पूरी हियरिंग में वॉइस क्लियर नहीं था, बीच बीच में आवाज़ कट रही थी, अटक रही थी, इस वजह से चीज़ें स्पष्ट नहीं है। जब तक कि रिटर्न में आपका जजमेंट ना जाए, ऑर्डर ना जाए, तब तक आप किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। दो तीन यहाँ पर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूँगा। पहले जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे प्रशांत भूषण सर, उन्होंने जो मुद्दे को ये करने की कोशिश की कि जो डीएलएड कैंडिडेट है ऑनगोइंग भर्तियों में, उनको सेलेक्ट करने के बावजूद भी काफ़ी संख्या सीट बच रही है, तो उसमें बीएड को शामिल कर दिया जाए, जिसे सिरे से खारिज कर दिया ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने, ये कहते हुए कि ये नौकरी देने का सवाल नहीं है, बल्कि आरटी एक्ट में अनिवार्य एवं मुफ्त के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, जो कि बीएड को शामिल करने से गुणवत्ता नहीं आ रही है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके आधार पर उन्होंने उस मुद्दे को ही खारिज कर दिया। साथ ही ब्रिज कोर्स वाले मुद्दे को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद से जब श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मामले को संभाला और उनके मुद्दे को लेकर के, चूंकि वो गलत डायरेक्शन में शुरुआत से ही थे, वो एक ही मुद्दा पकड़े हुए थे कि ये पहले से जो 2010 से लेकर के 2018 के बीच में जो भी चयनित बीएड कैंडिडेट हैं, जिनकी 5 राज्यों में संख्या उन्होंने 1 लाख के आसपास बताई, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। वो 23(2) के प्रयोग के तहत राज्यों में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जो कि पूरी तरीके से संवैधानिक है, लीगल है। आरटी एक्ट के 23(2) के अंतर्गत हुआ है, जो कि एक संविधान के अंतर्गत पास एक कानून है, जो कि पूरी तरीके से लीगल है। तो वो चीज़ें अलग हैं और ये वाला जो मैटर है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं वो खुद कंफ्यूज दिख रहे थे और कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष को और कमजोर कर देता है। और इसके बाद से पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अभी कुछ अंतिम डिसीजन तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वॉइस कुछ क्लियर नहीं थी। जब ऑर्डर आएगा तभी चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी कि क्या अगली डेट मिली है या फिर क्या हुआ है। उम्मीद करता हूं अभी तक के हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।